खबर महाराष्ट्र से, जहां के वजीर और शिवसेना लीडर अनिल परब के खिलाफ पुणे और मुंबई में ईडी की कार्रवाई चल रही है। 7 मुकामात पर ईडी की छापेमारी जारी है। बांद्रा में अनिल परब की रिहायशगाह पर भी एजेंसी की टीम पहुंची। इससे पहले 8 मार्च को अनिल परब के करीबियों पर इनकम टैक्स महकमे ने कार्रवाई की थी। अनिल परब पर ईडी की कार्रवाई का प्रारंभ हो चुका है। अनिल देशमुख जेल में, नवाब मलिक जेल में, अब अनिल परब ने अपना बोरिया बिस्तर बांधकर तैयारी शुरू करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब के घर, बंगले और दफ्तर पर छापेमारी की जा रही है ईडी की तरफ से। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि मुंबई में जो उनका सरकारी बंगला है वहाँ पर ईडी की कार्रवाई भी जारी है। यहाँ पर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं और लगातार इनके घर पर, इनके बंगले पर छापेमारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि अनिल परब ने जो दापोली में रिसॉर्ट बनाया है, उस रिसॉर्ट को लेकर के CRZ के जो नियम हैं उसे तोड़े गए हैं और इसी मामले पर सिर्फ छापेमारी आज की जा रही है। इनके मुंबई, पुणे और दापोली ऐसे 7 जगह हैं जहाँ पर ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि विभास साठे नामक व्यक्ति से वो ज़मीन ली गई थी जहां पर दापोली का रिसॉर्ट बनाया गया है और उसी ज़मीन की जब खरीदारी की गई थी तो कैसे ली गई थी उसकी भी जांच जो है ईडी की तरफ से की जा रही है। साथ ही विभास साठे नामक जिस व्यक्ति से ज़मीन ली गई थी उसके भी दफ्तर और घर पर ईडी की छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि अनिल परब पर जो है इससे पहले कई संगीन आरोप लग चुके हैं, चाहे वो मुंबई पुलिस में ट्रांसफ़र का मामला हो, चाहे ट्रैफिक वाला जो मामला हो वो हो, चाहे फिर 100 करोड़ वसूली वाला मामला हो जिसमें अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हो चुकी। वहाँ पर सचिन वजे ने अनिल परब पर संगीन आरोप लगाए थे। लेकिन आज मुंबई के 7 जगहों पर छापेमारी चल रही है। उसमें सिर्फ वजह यह है कि जो दापोली में इन्होंने रिसॉर्ट बनवाया है वो किस तरह से बनवाया है, CRZ के कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिसे तोड़े गए हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन अविनाश लोंडे के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। और सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे का। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे कहां तक पहुंची है ये कार्रवाई? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको अगर तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए तो बंगले पर अभी भी कार्रवाई जो है ईडी की तरफ से जारी की है। लेकिन देखिए सबसे अहम बात यह है कि जो रिसॉर्ट दापोली में अनिल परब ने खरीदे थे वो 2017 में 1 करोड़ रुपए में खरीदे थे और 2020 में 1 करोड़ 10 लाख में एक केबल ऑपरेटर को अनिल परब ने ये रिसॉर्ट जो है पूरा बेच दिया था। ये भी जानकारी सामने आ गई है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए इस रिसॉर्ट को बनाने के लिए 6 करोड़ रुपए जो है कैश अनिल परब ने खर्च किए थे। इन्हीं मामलों को लेकर के आज ईडी की कार्रवाई की जा रही है। मुंबई, पुणे और दापोली ये 3 जगह हैं जहां पर ऐसे 7 जगह हैं ईडी जहां पर रेड कर रही है। अब देखना ही होगा कि इनके हाथ क्या दस्तावेज मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि अनिल परब खुद अभी इस वक्त अपने सरकारी बंगले में मौजूद है जहां पर ईडी की कार्रवाई जारी है। अब देखना ही होगा कि कितना लंबा ये कार्रवाई चलती है और साथ ही साथ क्या कुछ अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगते हैं। देखिए इसके पहले भी अगर थोड़ा सा मुड़कर देखें तो अनिल परब पर इससे पहले भी कई अन्य आरोप लगे हुए हैं। उनके ऊपर मुंबई और महाराष्ट्र में जो अधिकारी का ट्रांसफर होता था तो उसमें भी इनका आरोप लगा था कि इन्होंने कई करोड़ रुपए जो है लिए हैं अधिकारियों के ट्रांसफर के लिए। ये आरोप उनके ऊपर लगा था। साथ ही RTO का भी आरोप इनके ऊपर लगा था कि RTO में भी इन्होंने स्कैम करवाया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए अनिल परब की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हम दूसरे पहलू पर देखें तो कुछ समय पहले संजय राउत ने बयान दिया है कि एक बार फिर से शिवसेना के नेताओं को सिर्फ राजनीति के तौर पर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। इस कार्रवाई को भी वो बता रहे हैं कि जानबूझकर कार्रवाई की जा रही है उनके नेताओं पर, क्योंकि देखिए अनिल परब एक बहुत बड़ा नाम है शिवसेना इसमें CM जो हैं उनके करीबी भी ये माने जाते हैं। तो बहरहाल अब इंतजार करना होगा कि एक बार जब कार्रवाई पूरी खत्म होगी तो देखना होगा कि ईडी के हाथ क्या दस्तावेज लगते हैं, आगे चल करके इस कार्रवाई का क्या अंजाम होता है। जब ये पूरी कार्रवाई खत्म हो जाएगी तो सारे पहलू साफ हो पाएंगे। जी बिल्कुल प्रशांत, और सबसे अहम ये कि रियासत की सियासत पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा वो भी अहम बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए प्रशांत। चीनी शहरियों को वीजा दिलाने के इल्जाम का सामना कर रहे कार्ति चिदम्बरम CBI हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं। कार्ति चिदम्बरम ने उन पर लगे इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। कार्ति चिदम्बरम का दावा है कि उन्होंने एक भी
चीनी शहरी को वीजा नहीं दिलाया है। ख्याल रहे कि सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम को बुध के रोज समन जारी किया है। एजेंसी ने उन्हें आज 11 बजे हेडक्वार्टर पूछताछ के लिए तलब किया। ख्याल रहे कि इस मामले में कार्ति चिदम्बरम समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर पैसा लेकर चीनी कंपनियों में काम करने के लिए चीनी शहरियों को वीजा दिलवाने का इल्जाम है। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे, काफी अहम ये मामला रहा है। कार्ति चिदम्बरम आज पहुंचे हैं सीबीआई के हेडक्वार्टर, क्या कुछ तफसीलात निकलकर सामने आ रही हैं? तो ये मामला साल 2010 से 2014 के बीच का है और जिस तरह से एक आरोप लगा था कि तकरीबन 263 चीन मूल के लोगों को गलत तरीके से वीजा दिलाने का और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग करने का जो मामला आया था, लिहाजा इसी मामले में पिछले कुछ समय पहले सीबीआई ने मामला रजिस्टर किया था और इस मामले में बाद में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने भी इस मामले को कल दर्ज किया और इस मामले में आगे की पूछताछ करने के लिए सीबीआई जो है लगातार प्रयास कर रही थी और इसी बीच में कार्ति चिदम्बरम के द्वारा कोर्ट में एक अग्रिम जमानत याचिका दायर किया गया कि उसकी गिरफ्तारी ना हो सके, लेकिन कोर्ट ने ही बकायदा निर्देश दिया था कि आप जैसे ही विदेश से लौटे सबसे पहले आप सीबीआई के पास जाइए और 16 घंटे के अंदर ही आप जाकर के आप अपनी पेशी कीजिए। तो कल ही इंतजार किया जा रहा था सीबीआई हेडक्वार्टर में, लेकिन आज सुबह में कार्ति चिदम्बरम पहुंच करके पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा ले चुके हैं और किस तरह से वो आरोप लगा, किस तरह से इस मामले में तकरीबन 263 लोगों को वीजा उपलब्ध कराने का जो मामला था, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ चल रही है। ये जो मामला है उस वक्त का है जब इसके पिता कार्ति चिदम्बरम के पिता पी चिदम्बरम केंद्रीय मंत्री होते थे, केंद्रीय गृह मंत्री होते थे और तो इस मामले में भी बाकायदा पूछताछ चल रही है कि कहीं उनके नाम का गलत प्रयोग तो नहीं किया गया था, क्या उनके नाम का गलत प्रयोग करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं की गई थी। तो लिहाजा इस मामले में पूछताछ चल रही है। जी बिल्कुल, और पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकर आनंद तमाम तफसीलात के लिए। और सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के असेंबली सेशन में, जहां इस वक्त बजट पेश किया जा रहा है। बुनियादी ढांचे तथा निर्बाध कनेक्टिविटी के विकास को सुनिश्चित करते हुए त्वरित अवस्थापना विकास को बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश 5 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। लखनऊ एवं वाराणसी में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा कुशीनगर में नवीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ही जेवर में नोएडा ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बनेगा। विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं जैसे मेडिकल डिवाइस पार्क, ड्रग पार्क, धनवंतरी हेल्थ पार्क, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, IIT, GNL ग्रेटर नोएडा, फिल्म सिटी की स्थापना, मेगा फूड पार्क, ट्रांसगंगा सिटी, प्लास्टिक सिटी, गारमेंट पार्क, लॉजिस्टिक्स हब, अपैरल पार्क, टॉय पार्क, हस्तशिल्प पार्क, प्लेटेड फैक्ट्रियां आदि के संबंध में द्रुत गति से कार्रवाई प्रचलित है। प्रदेश के सभी जनपदों के उत्पादों एवं पारंपरिक शिल्पों के समग्र विकास हेतु संचालित एक जनपद एक उत्पाद के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश से होने वाला निर्यात 88,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यह हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश एक उत्कृष्ट निवेश डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। इस दिशा में राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश स्तर पर अंतर जनपदीय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी संचालित किए जाने के उपरांत भारत सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा माह मई 2020 से लागू है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कार्ड धारक अन्य राज्यों की किसी भी उचित दर की दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। मई 2020 से मार्च 2022 तक अन्य राज्यों के 37,971 राशन कार्ड धारकों द्वारा उत्तर प्रदेश से तथा उत्तर प्रदेश के 8,99,798 कार्ड धारकों द्वारा अन्य राज्यों से अपना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है। राज्य सरकार द्वारा
अंत्योदय एवं पात्रग्रस्ती कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न के साथ साथ आयोडाइज्ड नमक, साबुन, चना एवं खाद्य तेल दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक निःशुल्क वितरित कराया गया, जिस पर लगभग 4,801 करोड़ रुपया का व्यय हुआ। इस योजना से प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। ये देश का विशालतम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम है, जिसका विस्तार अप्रैल 2022 से जून 2022 तक कर दिया गया है। प्रदेश के 15 करोड़ निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त अनाज तथा 3 करोड़ मजदूरों को मार्च 2022 तक 500 रुपए प्रतिमाह का भत्ता और 98 लाख नागरिकों को 1,000 रुपए प्रतिमाह का भत्ता दिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 1.67 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला प्रदेश बना। तो योगी हुकूमत की दूसरी म्याद का ये पहला बजट है जिस पर लगातार सभी की नजरें लगी हुई हैं। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द लौटेंगे। झारखंड से अहम खबर। झारखंड के साबिक वजीर खेल बंधु तिर्की की रिहायशगाह पर सीबीआई ने छापेमारी की है। बंधु तिर्की पर धनबाद में स्क्वैश कोर्ट बनवाने में माली बेज़ाब्तगी के इल्जामात हैं। झारखंड में 2011 में कौमी खेलों का इनेकाद हुआ था। खेल घोटाले मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के आवास पर सीबीआई छापा मारने पहुंची है। सीबीआई की टीम अभी 6 टीम मौजूद है उसमें, इसमें एक महिला अधिकारी भी है। आपको मैं बंधु तिर्की के अंदर के आवास का दिखाना चाहता हूं। इसी गाड़ी में, जिस गाड़ी का नंबर है JH01B 9416, इसी गाड़ी से 6 अधिकारी अभी बंधु तिर्की के आवास पर पहुंचे, जिसमें एक महिला अधिकारी भी मौजूद थी। इससे पहले इनके जो आवास है, पैतृक आवास बनहोरा में, वहां भी सीबीआई ने रेड मारा है। अब देखना यह है कि जिस तरह से सीबीआई ने खेल घोटाले मामले को लेकर के, आपको मैं संज्ञान में दे दूं कि सीबीआई जो है खेल घोटाले यानी उस पर 2 मामले में हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर 2 एफआईआर दर्ज हुआ था। एक मेगा कॉम्प्लेक्स, दूसरा खेल घोटाले के मामले में। इस मामले को लेकर के एंटी करप्शन ब्यूरो, जो राज्य की सबसे बड़ी जांच संस्था होती है, उसमें बंधु तिर्की जेल भी जा चुके थे। लेकिन अब देखना यह है कि अब सीबीआई जिस तरह से जांच पड़ताल कर रही है, इसमें क्या कुछ सामने निकल कर आता है, ये आने वाला कुछ देर में वक्त ही तय करेगा। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। कुपवाड़ा जिले के लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक इलाके जुमागुंड में फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई कर दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया है। दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की थी, नजदीकी जंगलात में छुपे बैठे थे। फौज और पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके उन्हें ललकारा, ताहम दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक इस एनकाउंटर में अभी तक 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। उनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। तीनों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से वाबस्ता तंजीम से है। जोजिला में मुसाफिरों से भरा ट्रेविरा 500 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इसके नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए। हादसे में एक शख्स जख्मी हुआ, जिसे इलाज के लिए स्किम्स मुंतकिल किया गया। श्रीनगर लेह हाईवे पर यह हादसा पेश आया। गाड़ी करगिल से श्रीनगर जा रही थी। वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानव्यापी मस्जिद तनाज़े में मुकदमा चलाया जाएगा या नहीं, इस पर आज सुनवाई होना है। आज वाराणसी की जिला अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मुकदमा चलाने के काबिल है या नहीं। डिस्ट्रिक्ट जज A.K. विश्वेश की अदालत आज इस मामले की समाअत करेगी। अदालत मुस्लिम फरीक के मुतालबे पर पहले समाअत करके आज इस मामले में फैसला दे सकती है। इसके अलावा सर्वे रिपोर्ट और तस्वीर या वीडियो से मुतालिक हिंदू फरीक के मुतालबे पर भी जिला अदालत में बहस हो सकती है। अदालत ने दोनों फरीकीन को कमिश्नर की कार्रवाई पर एतराजात दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। वहीं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की जगह और उससे मुल्हिक शाही ईदगाह मस्जिद है, जिस पर जमीन की मिल्कियत को लेकर तनाज़ा चल रहा है। इस तनाज़े पर मथुरा की अदालत में आज समाअत का अहम दिन है। ये अर्जदाश्त सुप्रीम कोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री ने दायर की है। इस अर्जदाश्त में
शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की अपील की गई है। इसके साथ ही मुतनाज़ जमीन को श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के हवाले करने का मुतालबा किया गया। इस दरख्वास्त की समाअत आज सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में होना है। अर्जी गुजारों का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ अराजी में खड़ी है। हिंदू फरीक का दावा है कि भगवान कृष्ण की जाए पैदाइश और मंदिर का मुकद्दस मुकाम वहीं वाक़ है। अर्जी गुजारों ने अदालत से श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और मस्जिद कमेटी के दरमियान हुए मुआहदे को गैर कानूनी करार देने की भी अपील की है। खबर तेलंगाना से। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने उर्दू और मदारिस के ताल्लुक से जहर अफशानी की। एक प्रोग्राम से खिताब के दौरान बंडी संजय ने कहा कि अगर राम राज्य कायम होता है तो उर्दू जबान पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी। उन्होंने मदारिस को भी तनकीद का निशाना बना डाला। बंडी संजय ने मदरसों को तकरीबी सरगर्मियों का मरकज करार दे दिया और उनकी निशानदही करने की बात भी कही। ఈ తెలంగాణలో రామరాజ్యం వస్తే ఉర్దూను శాశ్వతంగా నిషేధిస్తాం. దేశంలో ఎక్కడ బాంబు దాడులు జరిగినా ఇలా మదర్సాల కేంద్రంగా మదర్సాలన్నీ కూడా ఉగ్రవాదులకు శిక్షణ తరగతులుగా శిక్షణ కేంద్రాలుగా ఇలా మదర్సాలు ఉంటున్న విషయాన్ని గుర్తించండి. ఈ మదర్సాలకు ప్రభుత్వాలు స్కాలర్షిప్లు ఇస్తూ స్టైఫండ్లు ఇస్తూ జీతాలు ఇస్తూ కంప్యూటర్లు ఇస్తూ ఇంకా ఉగ్రవాదాన్ని పెంచి పోషిస్తుంది. కాబట్టి ఈ తెలంగాణలో రామరాజ్యం వచ్చినాక ఒక్క మదర్సా లేకుండా ఈ తెలంగాణ నుంచి శాశ్వతంగా మదర్సాలను నిషేధిస్తాం. హిందూ ధర్మం కోసం పనిచేసే సంస్థలను తప్పకుండా ఇస్తాం. మైనార్టీ రిజర్వేషన్లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రామరాజ్యం వచ్చిన తర్వాత పూర్తిగా తుడిచిపడతాం. నేను సవాల్ చేస్తున్నా, ఓవైసీకి సవాల్ చేస్తున్నా, కుహానా సెక్యులర్ వాళ్ళ నేను సవాల్ చేస్తున్నా. నా సవాలు మీకు దమ్ముంటే స్వీకరించండి. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చలో మసీదులను తవ్వి చూద్దాం. మసీదులను తవ్వి చూస్తే ఆడ శవాలు వెళ్తే మీరు తీసుకోండి, శివం వెళ్తే మాకు అప్పగించండి. मोदी हुकूमत ने मरकज में अपने इक़्तिदार के 8 साल मुकम्मल कर लिए हैं। गुज़िश्ता 8 बरसों में दोनों लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी की क़यादत पे ज़बरदस्त जीत हासिल की। अब पार्टी आने वाले 2024 के इंतखाबात की तैयारियां कर रही है। लेकिन 8 साल मुकम्मल होने के मौके पर अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो मोदी हुकूमत ने कई ऐसे फैसले लिए जो तारीखी माने जाते थे। हालांकि इनमें से ज़्यादातर को लेकर तनाज़ा भी हुआ और कुछ फैसले हुकूमत के लिए किरकिरी साबित हुए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के 8 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्क भर में जश्न मनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को 8 साल पूरे हो रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे हो रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इन 8 सालों को आप? देखिए, वैसे तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 20 साल पूरे हो रहे हैं। 20 साल से वो सार्वजनिक जीवन में हैं और उन्होंने एक से एक ऐतिहासिक कदम उठाए जनता की भलाई के लिए। प्रधानमंत्री के रूप में उनके 8 साल पूरे हुए हैं, हमारे सांसद के रूप में 8 साल पूरे हुए हैं और निश्चित रूप से इन 8 सालों की जो भी समीक्षा करेगा उसको इतना अवश्य पता चलेगा कि शासन किसको कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किसको कहते हैं। जब इस 8 साल की समीक्षा होगी तब लोगों को पता चलेगा कि जो विश्व गुरु भारत बनने की तमन्ना लिए हमारे देश के लोग नित उठते थे, सोते थे, जागते थे, आज जब हम देखते हैं प्रधानमंत्री के पीछे सारी दुनिया खड़ी है तो हमें वो गर्व होता है। हम निश्चित रूप से आज भारत दुनिया को रास्ता बताने लगा है, चाहे वो पर्यावरण से बचाव का है, पर्यावरण के बचाव का है या फिर आतंक से बचाव का है। सर, इन 8 सालों में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली
और विपक्ष ने भी कई सवाल उठाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल को लेकर, महंगाई को लेकर, आर्थिक व्यवस्था को लेकर, उस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, सवाल तो हम स्वागत करते हैं। विपक्ष को हम बार बार यही कहते हैं कि आप सवाल करो, प्रश्न करो और फिर उसका जवाब भी सुनो। विपक्ष सवाल उठाता रहा, सरकार का जवाब नहीं सुना, प्रधानमंत्री जी का जवाब नहीं सुना, हम सांसदों का जवाब नहीं सुना, तो जनता ने जवाब दे दिया उन लोगों को। जब आप अनर्गल सवाल उठाएंगे, जब आप एक देशभक्त, समाज भक्त, जनभक्त प्रधानमंत्री के ऊपर अनर्गल सवाल उठाएंगे तो जनता फिर आपको जवाब देगी। वही जनता जवाब दी है, कांग्रेस जैसे विपक्षियों को जवाब दिया उसने। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे हो रहे हैं, इन 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ही सबका साथ, सबका विकास के लिए काम किया है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। इमरान खान ने शहबाज शरीफ हुकूमत को चैलेंज किया है। उन्होंने इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि तमाम रुकावटों को पार करके पहुंचा हूं। इमरान खान ने कहा, आज़ादी की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए हर किस्म का तरीका इस्तेमाल किया गया। उन्होंने मुतनब्बे किया कि इंतखाबात के ऐलान तक इस्लामाबाद में ही बैठेंगे। इमरान खान ने इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करने और असम्बलियां तहलील करने के लिए 6 दिनों का अल्टीमेटम तक दे डाला है, वरना यह भी कहा है कि वो अपने एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।